है क्या? कौन सा सब्जेक्ट? C++ या फिर नेटवर्क? C++ पढ़ रहे हैं हम लोग। प्लीज अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए सब लोग। आज का अभी जो C++ में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने ऑपरेटर्स पूरा कर लिया था। ठीक है, ऑपरेटर्स के अंदर हम लोगों ने ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस देख लिया था। दैट इज, जिस तरह से मैथमेटिक्स में अगर मेरे को कैलकुलेशन करना है किसी एक्सप्रेशन का, तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, बॉडमास रूल फॉलो करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में भी अगर किसी एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन करना है, तो बॉडमास रूल की तरह कंप्यूटर में भी प्रेसिडेंस होते हैं ऑपरेटर के, कि कौन सा ऑपरेटर पहले क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा था, ऑपरेटर्स में क्या पढ़े थे, एक्सप्रेशंस पढ़े थे। और ऑपरेटर्स भी, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, वो सब पढ़े थे। अब आज हम लोग उसका और स्टेप आगे बढ़ के कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि प्रोग्रामिंग को लूप में डालने के लिए आपको क्या कंडीशंस देनी पड़ती है, वो किस तरह से काम करते हैं, वो सब कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। इसी में आप पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप स्टेटमेंट। ये हम लोग हमारे सी में भी पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट हमने डेटा स्ट्रक्चर में भी कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज कर लिया था। नाउ, तो अगर मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर को डेफिनेशन वाइज बोलूंगी, देन इट्स अ सिंपल C++ स्टेटमेंट इन विच इन ईच ऑफ द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम लाइक अ वेरिएबल, डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन, ये सब क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। और हर कंट्रोल स्ट्रक्चर में कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है C++ में, वो किससे एंड होता है, सेमी कॉलन से। अगर मैं सिंपल एक्सप्रेशन की बात करूं, लेट से मैंने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू a प्लस बी, तो a प्लस बी और ये सब एक एक्सप्रेशन हैं। और ये सब एक्सप्रेशन किससे एंड हो रहे हैं, सेमी कॉलन से एंड होते हैं। मतलब कोई सा भी एक्सप्रेशन जो होता है वो सेमी कॉलन से एंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल, ये एक्सप्रेशन। ठीक है, अब कंट्रोल स्ट्रक्चर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन जो सीक्वेंशियल होता है, ब्रांचिंग वाला जिसमें सिलेक्शन पैटर्न पे काम करता है, और एक होता है लूप स्ट्रक्चर जो इटरेशन और रिपीटेशन पे काम करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर तो जो आपका जो नॉर्मल प्रोग्राम होते हैं जिसमें लेट्स से एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो वो क्या सीक्वेंस से एक के बाद एक स्टेप्स दे रखे हैं और वो फॉलो करता रहेगा। सिलेक्शन स्ट्रक्चर ब्रांचिंग में आपका आता है इफ एल्स। इफ एल्स में आप क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इधर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उधर जाएगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट जो भी होते हैं वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर होते हैं। या फिर आपका स्विच, स्विच में भी आप सिलेक्शन करते हो केसेस का, कि स्विच केस, केस अगर ये वाला है तो इस केस वन में जाना है, केस टू है तो टू वाले में जाना है। देन होते हैं लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर में आपके आते हैं डू वाइल, वाइल, ये क्या होते हैं, सारे इटरेटिव लूप होते हैं। इटरेटिव यानी जैसे लूप जो अपने आप को क्या करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं, है ना। जब तक कंडीशन क्या नहीं हो जाए, फॉल्स नहीं हो जाए। और अगर जैसे, अगर कंडीशन फॉल्स कभी नहीं होगी, लेट से वाइल ट्रू का जो लूप हम लोग यूज करते हैं, तो कभी भी कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही है, तो इस तरह के लूप क्या होते हैं, इनफाइनाइट लूप होते हैं, है ना। तो ये तीन प्रकार के सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं हमारे इस वाले में। तो देखो, सिलेक्शन स्ट्रक्चर कोई से भी सिलेक्ट करना है हमको। सीक्वेंस देखो एक के बाद एक, सिलेक्शन में अगर ट्रू होगा तो ये ब्लॉक रन होएगा, फॉल्स होएगा तो ये ब्लॉक रन होएगा। ठीक है, इटरेशन में हमको लूप बार बार, देखो ये इटरेट होता रह रहा है, बार बार कंडीशन ट्रू है तो जा रहा है, फिर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, इधर कंडीशन चेक होगी। ये तब तक होता रहेगा जब तक कंडीशन क्या नहीं हो जाए, फॉल्स नहीं हो जाए। जैसे ही फॉल्स हो गई, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो अब इसमें जो सबसे पहला स्टेटमेंट आता है, दैट्स योर इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ स्टेटमेंट बोलता है कि ये क्या करता है, कंडीशंस को चेक करता है। इफ स्टेटमेंट कि किस तरह का कंडीशन या लूपिंग फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट इज गोइंग टू चेक योर कंडीशन। ठीक है, अब जैसे इफ स्टेटमेंट में है ना, क्या होता है, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ कोड रन होएगा। देखो, इफ स्टेटमेंट में एल्स लिखना कंपलसरी नहीं होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ कोड रन होएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो वाला उधर ही रह जाएगा। ठीक है, वो लूप के बाहर आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लूप के वो बाहर आ जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे इफ एल्स में। पहले भी हम लोग इफ एल्स का इस चीज को हम लोग देख चुके हैं। एनी क्वेश्चंस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है वो।
लेट्स से इसका एक प्रोग्राम बताती हूँ मैं आपका। हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं इसमें। प्रोग्राम में लिख रही हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर और नॉट, कि नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू सेव इट बाय नेम इफ डॉट सी। ठीक है, अब क्या होता है, प्रोग्राम का इंसर्शन पॉइंट लिखा मेन करके मैंने, ठीक है। अब मेरे को क्या लेना है, एक नंबर लेना है यूजर से, तो लेट से मैंने एन उसको वेरिएबल ले लिया। अब मुझे यूजर को बोलना है सी आउट। जैसे वहां पे प्रिंट एफ होता है यूजर को बोलने के लिए, यहाँ पे हमने क्या पढ़ रखा है, क्या होता है, सी आउट होता है। मुझे यूजर को बोलना है एंटर द इंटीजर नंबर, कोई सा भी एक इंटीजर नंबर क्या करो, एंटर करो। तो मैंने यूजर को बोला सी आउट में डबल कोट्स में एंटर इंटीजर नंबर, ठीक है, सेमीकोलन। अब सीन में मेरे को नंबर लेना भी है, तो नंबर मेरे को किसके अंदर लेना है, एन के अंदर लेना है, डन। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कंडीशन चेक करूंगी। तो मैंने कमेंट लिख रही हूं मैं कंडीशन चेक का। क्या चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है। कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा होता है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, दैट इज सी आउट n is positive integer, ठीक है। अब इस केस में कोई जरूरी नहीं है दैट आई एम गोइंग टू राइट अ एल्स स्टेटमेंट, मैं एल्स को लिखूं। अगर मुझे एल्स नहीं लिखना है तो मैं डायरेक्टली सी आउट करके लिख सकती हूं, कि मैं डायरेक्टली एल्स बिना लिखे भी लिख सकती हूँ। इधर डायरेक्टली मैंने सी आउट लिख दिया एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब मुझे इधर मैंने हेडर फाइल्स तो इंक्लूड करी नहीं है, तो मेरा प्रोग्राम रन होगा ही नहीं। तो हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, हैश इंक्लूड। कौन सी हेडर फाइल होती है इसमें, आईओ, सी प्लस प्लस में हमारी होती है आईओ स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। और दूसरी हेडर फाइल जो मैं इंक्लूड करूंगी वो है इंक्लूड कोनियो डॉट एच कंसोल के लिए, डन। और मैं यहाँ पे आउटपुट शो करने के लिए इधर लिख दूंगी गेच, GETCH, दैट्स इट। गैच इट मींस गेटर, करेक्ट, डन। मेरा प्रोग्राम हो गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टर्बो सी। सो लेट मी ओपन दिस, है ना। अब ये है हमारा, लेट से मैं इसको ओपन कर रही हूँ एंड ओपन में मुझे क्या लेना है, सीपीपी का प्रोग्राम लेना है। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर सीपीपी। आई थिंक सो मैंने उसको सी के नाम से सेव कर दिया। आई नीड टू रीसेव इट, मेरे को उसको रीसेव करना पड़ेगा। डॉट सी के नाम से नहीं होएगा ये प्रोग्राम, सेव होएगा सी प्लस प्लस के नाम से, बिकॉज वी आर सेविंग व्हाट, हम लोग सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इफ डॉट एक्स डॉट सी पी पी, ठीक है। नाउ लेट मी रीस्टार्ट इट वंस अगेन। ये रहा हमारा प्रोग्राम ओपन। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट इट, कंपाइल, सक्सेस, रन। देखो, एंटर द इंटीजर नंबर 12, 12 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। नाउ लेट्स से let me write down clear screen, CLR SCR, clear screen is used to clear the screen, right? एंड यहाँ पे मैं इसको नई लाइन में आने के लिए मैं यहाँ पे ले देती हूँ स्लैश एन। आफ्टर दिस स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्लैश एन, ठीक है।
और यहाँ पे भी नई लाइन में आने के लिए इसके बाद का /n लिख देती हूँ मैं। डन। अब लेट मी री एग्जीक्यूट इट, इसको सेव करेंगे, कंपाइल कर रहे हैं और रन कर रहे हैं। देन अब हम लोग लेट से -89 डाल रहे हैं। सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, वो इफ लूप के अंदर गया ही नहीं बिकॉज इट वाज अ, वो एक तरह का क्या था, स्टेटमेंट गलत था। नाउ लेट से इसी प्रोग्राम को मैं सेव एज कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ इफ आई एम राइटिंग इट एज अ इफ एल्स, मैं इफ एल्स डॉट CPP के नाम से इसको सेव कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने इधर इफ भी लिया है, अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स रन करेगा। तो एल्स के अंदर मैं क्या लिख रही हूँ, सी आउट एन इफ व्हाट इफ नॉट पॉजिटिव इंटीजर, वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो पहले हमने एल्स नहीं लिखा था तो वो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, पर राइट नाउ हम लोग एल्स लिख देंगे तो वो क्या होगा, एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। डन। लेट्स से मैंने लिखा एंटर द इंटीजर नंबर -90, सी -90 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। डन। और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, वाई, क्योंकि ये मैंने इफ एल्स के लूप के बाहर लिखा है। तो दो चीज होती है इफ एल्स में, इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है। लेट्स से मेरे को मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग एक और प्रोग्राम बना रहे हैं, सेव एज, लेट्स से if else, or let's say max2.cpp। डन। सो मैं ये प्रोग्राम बना रही हूँ, तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। दिस इज वेरी सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर यूजर से एंटर करेंगे, A एंड B। लेट से A कॉमा B, 2 नंबर एंटर करा, एंटर द इंटीजर नंबर, एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर, लेट्स से। ठीक है, तो A एंटर हुआ। ठीक है, नाउ मुझे क्या एंटर करना है, सेकेंड इंटीजर नंबर एंटर करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा एंटर सेकेंड इंटीजर नंबर। एंड मैंने इधर B एंटर करा है। ठीक है, नाउ आई विल चेक अ कंडीशन कि अगर A B से ज्यादा है तो मैं क्या लिख दूंगी, सी आउट A इज ग्रेटर। A क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, एल्स में अगर A B से ज्यादा नहीं है तो कौन ग्रेटर है, B ग्रेटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे B इज ग्रेटर। डन। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। लेट्स से मैंने पहला इंटीजर नंबर 23 एंटर करा और दूसरा 12 एंटर करा, तो 23 इज ग्रेटर आ रहा है। तो इस तरह से मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स का हो गया हमारा प्रोग्राम। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा इधर, इसी इसमें हमने इफ का कंडीशन वाला इफ स्टेटमेंट देख लिया, एक देख लिया हमने इफ एल्स स्टेटमेंट, जहां पे इफ कंडीशन होती है, अगर ट्रू होगी तो इफ कोड रन होएगा, अगर फॉल्स होएगी तो इफ कोड के बाहर वाला जो कोड होएगा वो रन होएगा। ठीक है, नाउ सो ये आपका हो गया इफ एल्स का कंडीशन। नाउ इसी तरह क्या होते हैं, हम लोगों को ये भी पता है कि एक होती है इफ एल्स लेडर होता है और एक होता है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड विद द इफ एल्स लेडर। चलो, तो एक तो क्या होता है, एक होती है इफ में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, एक होता है इफ एल्स लेडर। तो सबसे पहले नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है और इफ एल्स लेडर क्या होता है। लेट्स से मेरे को मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है मुझे, मैक्स ऑफ 3 नंबर्स करना है, 3 नंबर्स। डन। अब मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स में सबसे पहला अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊं तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं स्टार्ट लिखूंगी, स्टार्ट के बाद में क्या करूंगी, 3 नंबर को
इनपुट लूंगी यूजर से, कौन कौन से 3 नंबर होंगे, 1 इज ए, अनदर 1 इज बी एंड अनदर 1 इज सी। 3 नंबर लिए। सबसे पहली कंडीशन मैं लिखूंगी, मैं इसको नेस्टेड में ये लिखी मैंने कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो ए बड़ा होने के लिए सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो नेक्स्ट कंडीशन मैं चेक करूंगी क्या ए सी से बड़ा है। अगर ए सी से भी बड़ा है, अगर ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है, तो कौन बड़ा है, ए बड़ा है। एल्स नहीं तो कौन बड़ा है, सी बड़ा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कौन बड़ा है, सी बड़ा है। ठीक है, पर सपोज करो अगर ए बी से बड़ा है ही नहीं, यही कंडीशन फॉल्स है, तो यानी बी बड़ा है, तो मुझे दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या बी सी से भी बड़ा है क्या, या बी सी से बड़ा नहीं है। अगर बी सी से बड़ा है, अगर ये ट्रू है, तो कौन बड़ा है, बी बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो कौन बड़ा है, सी बड़ा है। तो इस तरह का प्रोग्रामिंग, ये मेरा फ्लो चार्ट है, और इस तरह की प्रोग्रामिंग में मेरे को क्या करना है, इसका वो प्रोग्राम बनाना है, लेट्स से। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। लेट्स से हमारा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स का मैक्सिमम फाइंड करना है। मैंने इसको सेव कर रही हूं मैं इफ नेस्टेड इफ एल्स के नाम से, नेस्टेड इफ एल्स .cpp। डन, ये हो गया हमारा। अब इस प्रोग्राम में बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स से हम लोगों को सबसे पहला काम तो है हेडर फाइल को इंक्लूड करना, है ना। तो हम लोगों ने हेडर फाइल इंक्लूड करी है, हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। डन। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, void main। मुझे क्या करना है, 3 नंबर लेने यूजर से, तो मैंने 3 नंबर ले दिए, इंट a, b, c, 3 नंबर ले लिए मैंने यूजर से। ठीक है, अब 3 नंबर को यूजर से मुझे लेना भी है, सो अब 3 नंबर को लेने के लिए मैं क्या करूंगी, यूजर से मेरे को सी आउट का प्रिंट करवाना पड़ेगा, एंटर द फर्स्ट नंबर करके। सो एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर, ठीक है, ए, एंटर सेकेंड इंटीजर नंबर, ठीक है, एंड इट शुड बी बी, एंड एंटर द थर्ड इंटीजर नंबर एंड इट सी। डन, ये तो मैंने नंबर ले लिया। अब देखो, मतलब मेरा स्टार्ट हो गया प्रोग्राम का, 3 नंबर ले लिए, ये इतना काम हो गया है। अब इस फ्लो चार्ट में नेक्स्ट देखो, मुझे कंडीशन लगानी है, क्या ए ग्रेटर देन बी है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन लगानी है। अब यार जब मैं इस कंडीशन के अंदर जा रही हूँ, इट मींस कि जब ये कंडीशन ट्रू है तो एक और कंडीशन लगानी है, क्या ए ग्रेटर देन सी है। तो इसके अंदर मैंने एक और कंडीशन लगाई, क्या ए ग्रेटर देन सी है। अगर ए ग्रेटर देन सी है, एक और चीज याद रखना, जब कोई स्टेटमेंट के अंदर सिंगल स्टेटमेंट होता है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना नेसेसिटी नहीं है। तो जब ए ग्रेटर देन सी है तो मुझे केवल सी आउट करवाना है, ए इज ग्रेटर, तो मैं सिंपल सा लिख रही हूँ, सी आउट ए फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, दैट्स इट, डन। एक ही स्टेटमेंट है तो मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाऊंगी, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना नेसेसिटी है। अगर ए ग्रेटर देन सी नहीं है तो देखो इसी में एक फॉल्स भी है, तो इसके बाहर मैंने लिखा एल्स, ठीक है, और एल्स के अंदर मैंने लिख दिया सी आउट सी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्लैश एन लगा देते हैं सो दैट इट कम सेंटर इनटू अ न्यू लाइन, वो एक नई लाइन में आ जाए, ठीक है। और इनमें भी मैं तीनों स्टेटमेंट में स्लैश एन लगा देती हूँ सो दैट एवरी स्टेटमेंट शुड कम इनटू अ न्यू लाइन, स्लैश एन एंड स्लैश एन, ठीक है। अब क्या किया हमने, यहाँ पे हमने लिख दिया थर्ड नंबर इज ग्रेटर, ठीक है, चाहे यहाँ डी थर्ड
number is greater and slash n, that's it, done. अब क्या हुआ, देखो ये वाला जो था, ये इफ का जो ट्रू पोर्शन था वो तो एग्जीक्यूट हो गया, ये हमने लिख दिया, पर इसी इफ का एक फॉल्स पोर्शन भी है, तो यानी कि आउटर इफ में आएंगे और आउटर इफ के लिए क्या लिखेंगे, फॉल्स माने होता है एल्स लिखेंगे, ठीक है। अब इसके जब तुम एल्स में जा रहे हो, ये देखो यहाँ पे इफ के अंदर कंडीशन आएगी क्या, बी ग्रेटर देन सी है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से नेस्टेड हो गया, नेस्टेड मानी इफ के अंदर इफ, अगर बी ग्रेटर देन सी की ट्रू है तो कौन ग्रेटर है, बी इज ग्रेटर, तो सी आउट बी कौन सा नंबर है, सेकंड है, तो सेकंड नंबर इज ग्रेटर, दैट्स इट, स्लैश एन एंड सेव इट, डन। अगर b भी ग्रेटर नहीं है तो देखो इसके ही इफ के अंदर वाला, ये अंदर वाले इफ का क्या लिखूंगी मैं, एल्स लिखूंगी, ये रहा अंदर वाले इफ के एल्स में हमने लिखा सी आउट, अगर b ग्रेटर देन नहीं है तो कौन ग्रेटर है, c ग्रेटर है ना, तो थर्ड नंबर इज ग्रेटर, डन। ये पूरा हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। अब हम लोग लेट से फिर से क्या स्टार्ट करते हैं, हमारे टर्बो सी में जाते हैं, ठीक है। टर्बो सी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी स्क्रीन को ओपन करते हैं, ऑल्ट एफ ओपन, कौन सा प्रोग्राम हमको चाहिए, नेस्टेड इफ एल्स वाला, सॉरी max2.cpp, नो 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 नो, नेस्टेड इफ एल्स वाला क्यों नहीं प्रोग्राम आ रहा है, होल्ड ऑन, so here there is a semicolon missing, देखो एंटर फर्स्ट इंटीजर लेट्स से 12, सेकंड इंटीजर 23 एंड थर्ड इंटीजर 4, ठीक है। हमने गैच नहीं लिखा है तो आउटपुट हमको कहां दिखेगा, आउटपुट विंडो पे दिख जाएगा, ठीक है। सी 23 सेकेंड नंबर इज ग्रेटर, डन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे गैच लिख दूंगी तो ये वहीं पे आउटपुट दिख जाएगा आपको, दैट्स इट। अब लेट से इसी प्रोग्राम को मैं इफ एल्स लेडर से करना चाहती हूँ, तो इधर मैंने नेस्टेड की जगह क्या लिख दिया, इफ एल्स लेडर डॉट cpp, डन। इसी प्रोग्राम को इफ एल्स लेडर से करना है, यानी 3 नंबर्स तो लेंगे। अब मुझे क्या करना है, लेडर इट मींस कि इसके अंदर ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये आपको एल्सिफ 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 करके लेडर में लगानी है, ठीक है। तो अब कैसे लगाएंगे हम लोग, इफ ए इज ग्रेटर देन बी और एंड मतलब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो क्या होगा, तो कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, तो हमने लिख दिया सी आउट ए फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, दैट्स इट, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल एल्स नहीं आएगा, एल्स के साथ इफ कंडीशन भी आएगी। अगर ए बी से बड़ा नहीं है, लेट से ए बी से बड़ा नहीं है, तो कौन बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा नहीं यानी बी बड़ा है, तो मुझे बी के लिए चेक करना पड़ेगा क्या बी सी से बड़ा है क्या। सपोज करो एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, लेट से ए बी से बड़ा है पर ए सी से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि बी इज ग्रेटर देन सी और नॉट। अगर बी ग्रेटर देन सी है तो कौन प्रिंट हो जाएगा, बी इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा,
ठीक है। एल्स नहीं तो, अगर ये कंडीशन भी नहीं है, अगर बी भी नहीं बड़ा है, तो एल्स में कौन प्रिंट हो जाएगा? सी आउट, सी इज ग्रेटर। सो सी आउट, सी थर्ड नंबर इज ग्रेटर स्लैश एन। दैट्स इट, डन। तो ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया? नेस्टेड इफ एल्स की जगह इफ एल्स लैडर हो गया। देखो, इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं इफ एल्स लैडर। सी फर्स्ट नंबर लेट्स से 23, 2 एंड 45। तो देखो 45 थर्ड नंबर इज ग्रेटर, 12 3 4, 12 फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, 2 34 5, 34 सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। सो ये आपका क्या हो गया? पूरा इफ एल्स का लेडर प्रोग्रामिंग हो गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? इफ स्टेटमेंट में हम लोगों ने देख लिया है कि क्या होता है। एक होती है नेस्टेड इफ एल्स, एक होता है इफ एल्स लेडर जिसमें एल्स इफ के बाद कंडीशन आप देते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये इफ स्टेटमेंट की कंडीशन हो गई। ना इफ के बाद होता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। स्विच में हम लोग क्या देते हैं? स्विच एक्सप्रेशन देते हैं, और जो एक्सप्रेशन करेक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? केस जो होता है वो एग्जीक्यूट होता जाता है। लेट्स से केस 1 है, अगर केस 1 करेक्ट होगा तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, केस 2 करेक्ट होगा तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से आपका क्या होता है? स्विच स्टेटमेंट काम करता है। ठीक है, लेट्स से लेट्स से मैं स्विच का एक प्रोग्राम बनवाती हूँ आपको। कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है। एनीवन, कोई मेरे को इस प्रोग्राम में हेल्प करेगा? मैं इसी में स्विच में ही आपको वाइल और डू वाइल लूप भी समझा दूंगी। कोई मुझे है ना प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर में हेल्प करेगा? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? एनीवन, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? इट शुड बी स्टीडियो डॉट एच एंड IO stream. Exactly, IO stream. Stereo is your in C++. Sorry, C. And conio.h. Done, हो गया. Then I need to write what? मुझे अब क्या लिखना है? F लिख दिया आपने तो। अब मुझे क्या लिखना है? void main। मुझे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले मुझे यूजर से चॉइस एंटर करवानी है और यूजर को चॉइसेस देनी है। तो मैंने लिखा सी आउट slash n choices are, let's say instead of writing slash n, choices are, and then I want to come into a new line. That's it. अब मैं choices दे रही हूँ यूजर को। ठीक है, तो choices जो पहली चॉइस है मेरी वो है, लेट्स से मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं ले रही हूँ, मैं डायरेक्टली एक ले रही हूँ सम ऑफ डिजिट। ठीक है, देन स्लैश एन दूसरी चॉइस मैं ले रही हूँ चेक पैलिंड्रोम है कि नहीं है वो चेक करने के लिए एक चॉइस ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट करना है, पैलिंड्रोम करना है, और देन थर्ड वन इज रिवर्स करना है। ठीक है, एंड तो ये मेरी चॉइसेस है, सम ऑफ डिजिट, पैलिंड्रोम, रिवर्स, ये सब कैलकुलेट मुझे करना है। ठीक है, देन एक और मैं ले लेती हूँ, लेट्स से फैक्टोरियल। फॉर लूप के लिए हम लोग एक फैक्टोरियल का भी प्रोग्राम ले लेते हैं। ये हम लोगों की चॉइसेस हो गई है, यूजर को हमने दे दी। अब यूजर को हम लोग बोलेंगे एंटर योर चॉइस। हमने यूजर को क्या बोला? एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। ठीक है, तो
तो यूजर ने जो चॉइस एंटर करी वो किसी अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी पड़ेगी, तो हमने एक इंटीजर नाम का वेरिएबल लिया चॉइस करके, ठीक है, और यूजर की चॉइस हमने ली और इसको एंटर करवाया चॉइस नाम के वेरिएबल में। डन, ये हो गया हमारा काम। तो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या करा, चॉइसेस दे दी यूजर को। कौन कौन सी चॉइसेस दे दी, सम ऑफ डिजिट, पैलिंड्रोम, रिवर्स एंड फैक्टोरियल, ठीक है, और हमने है ना सीन ले ली, चॉइस को हमने क्या ले लिया, इनपुट करवा दिया। डन, इतना हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हमको क्या करना है, स्विच केस चालू करना है। तो स्विच और चॉइस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, स्विच केस को चालू करते हैं इस तरह से। तो क्या होगा कि जब भी यूजर एंटर करेगा चॉइस, लेट से 1 चॉइस है तो इधर स्विच में क्या पास होएगा, 1, और मल्टीपल केसेस में से वो किसके पास जाएगा, 1 के पास। अगर 2 है तो 2। ऐसे एक और चीज होती है, दैट इज योर, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, लेट से 5th चॉइस है एग्जिट, मतलब प्रोग्राम को क्या करना है, एग्जिट करना है। ये 5th पार्ट चॉइस हो गई। तो यहाँ पे यूजर क्या लिखेगा, कितने केसेस देगा, 5 केसेस देगा, और हर केस के आगे क्या लगाएगा, ब्रेक लगाएगा। केस 1, केस 2, ब्रेक, ठीक है, देन केस 3 एंड देन ब्रेक, केस 4 एंड ब्रेक, केस 5, क्योंकि 5 चॉइसेस है ना, तो जितनी चॉइसेस है उतने केसेस लिखने पड़ेंगे। और लास्ट में हम लोग लिख देते डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में वो क्या प्रिंट करवा रहा है कि अगर यूजर ने इन 5 के अलावा कुछ लिख दिया तो यूजर प्रिंट करवा देगा रॉन्ग चॉइस। इन 5 चॉइसेस के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास है ही कितने केसेस, 5 ही केसेस है, 5 से ज्यादा केसेस नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा क्या हो गया, स्विच केस का प्रोग्राम होता है कि अगर सपोज करो यूजर ने 1 केस डाला है तो केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद ब्रेक होके वो बाहर निकल जाएगा स्विच स्टेटमेंट के, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो ये होता है आपका स्विच केस, ठीक है। सिमिलर टू स्विच केस, अब स्विच केस देखो, ये स्विच एक्सप्रेशन केस 1 अगर है तो ये स्टेटमेंट के नहीं है तो केस 2 नहीं है, तो जो भी केसेस है वो, और लास्ट में डिफॉल्ट केस होता है अगर कोई भी स्विच केस की स्टेटमेंट ना हो तो ये हमने बना लिया। अब इसके अंदर क्या है, आप देखो पहला लूप जो आता है वो होता है फॉर लूप। तो लेट से मैं फैक्टोरियल जो कैलकुलेट कर रही हूँ वो फॉर लूप से कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। तो फैक्टोरियल वाला केस जो है वो है केस 4। अब मैं केस 5 सिंपल है, मैं केस 5 को लिख देती हूँ। केस 5 यानी एग्जिट करना, एग्जिट करना यानी प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। तो सिंपल सा एक एग्जिट 0 होता है, जिसका मतलब होता है कि प्रोग्राम को क्या कर दो, आप टर्मिनेट कर दो। डन। अब आया केस 4 इस फैक्टोरियल, जहां पे मैं फॉर लूप का यूज कर रही हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फैक्टोरियल आप फॉर लूप से ही कर सकते हो, मुझे बस लूपिंग आपको समझानी है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ फॉर लूप। क्या होता है कि फॉर लूप जो होता है ना, द फॉर लूप इज अ एंट्री कंट्रोल लूप, और जब आपको किसी प्रोग्राम को बहुत बार एग्जीक्यूट करना होता है तो आप फॉर लूप लगाते हो जब आपको उसकी टर्मिनेटेड कंडीशन पता होती है। अब हमको यहाँ पे टर्मिनेटेड कंडीशन कैसे पता है, लेट से मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मेरा 5 के फैक्टोरियल निकालने का तरीका क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जैसे ही 1 आए तो वो कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, टर्मिनेट हो जानी चाहिए। अगर मुझे 4 का भी फैक्टोरियल निकालना है तो भी 1 पे कंडीशन टर्मिनेट होनी चाहिए, यानी मुझे कंडीशन पता है कब मुझे प्रोग्राम बॉडी को एंड करना है। तो इसमें क्या क्या देना पड़ता है फॉर लूप में, फॉर लूप में आपको इनिशियलाइजेशन देना पड़ता है, पर इनिशियलाइजेशन मुझे कहां से करना है, 5 का निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करना है ना। तो मुझे सबसे पहले यूजर से जिसका फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर दी नंबर whose factorial you want to find, जिसका फैक्टोरियल तुम्हें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो यूजर ने वो नंबर दिया सीन करके, और लेट से मैंने उसको स्टोर करवाया, जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है उसको मैंने स्टोर करवाया फैक्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब इसी में मैं फंक्शंस को भी इंट्रोड्यूस करती हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है फैक्टोरियल नाम का, टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, और उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर रिटर्न टाइप है, ठीक है। अब फैक्टोरियल जब भी निकलता है किसी नंबर का निकलता है तो मैंने एक इंटीजर एंड करके नंबर पास कर दिया। डन।
अब मुझे क्या करना है, यूजर से जो नंबर होगा वो यहाँ पे मैंने जब पास करा है तो वो यूजर ने नंबर लिया, लेट्स से n नंबर लिया, सॉरी n नंबर है, ठीक है। अब देखो ये n और ये n, दोनों n अलग अलग है। ये जो n है ये लोकल वेरिएबल है किसका, मेन फंक्शन का, और ये जो n है ये लोकल वेरिएबल है फैक्टोरियल फंक्शन का, और इसका स्कोप इस दर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसके बाहर ये नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, यूजर से लिया n नंबर यूजर ने एंटर करा, डन। अब मेरे को फैक्टोरियल के फंक्शन को प्रिंट करवाना है, तो मैंने सी आउट में डायरेक्टली फंक्शन को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। मैंने लिखा फैक्टोरियल ऑफ n इज, ठीक है, किसके अंदर स्टोर है, एन का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर स्टोर है, तो मैंने उस फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करवाया और उसके अंदर एन वैल्यू को क्या कर दिया, पास कर दिया, दैट्स इट। तो ये मेरा क्या हो गया, एक लॉजिक हो गया। अब मेरे को यहाँ पे फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक लिखना है। कोई मुझे बताएगा फॉर लूप कैसे लिखते हैं हम लोग, एनीवन, कोई मुझे बताएगा फॉर लूप कैसे लिखते हैं गाइस, ब्यूटी, अंजलि, गिरीश, फॉर लूप, हाउ टू राइट फॉर लूप में पहले क्या देते हैं? हाँ मैम, वो सबसे पहले ना i इक्वल टू 0, बेटा i इक्वल टू 0 देना जरूरी है। हाँ मतलब i की इनिशियलाइज वैल्यू देते ना। तो इनिशियलाइज मुझे 0 से करना है, 5 इंटू 4 इंटू इनिशियलाइज मुझे कहाँ से करना है, m से करना है। कहाँ से n करना है, से करना है। कहाँ तक चलेगा, जब तक i क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से 0 है, ज्यादा है हाँ। तब तक चलेगा, 0 आते ही टर्मिनेट हो जाएगा। और i क्या होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्लस प्लस होगा। अरे 5 को प्लस प्लस नहीं नहीं, माइनस माइनस होगा। So you need to write down this logic and you need to remember this logic, right? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है, यानी कि मुझे क्या करना है, क्या करना है जल्दी बताओ। एक फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, ठीक है, इसको इनिशियलाइज करा 1 से। क्यों, क्योंकि 1 के अंदर कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो सेम रहती है। अगर मैं इसको 0 से इनिशियलाइज कर देती तो सब चीजें क्या हो जाती, 0 हो जाती। और मैंने लिखा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू एन। तो देखो सबसे, सॉरी, फैक्ट इंटू आई, नॉट एन। देखो अभी एग्जीक्यूट कैसे होएगा, सबसे पहले एन क्या है, 5 है, कंडीशन चेक हुई, क्या 5 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, 5 ग्रेटर देन 0, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट के अंदर 1 है, 1 इंटू 5, तो यानी फैक्ट के अंदर क्या आ गया, 5 आ गया, डन। और आई क्या हो गया, माइनस माइनस, आई माइनस माइनस होते ही आई क्या हो गया, आई हो गया 4। क्या 4 ग्रेटर देन 0 है, यस, कंडीशन इज ट्रू, 4 इज ग्रेटर देन 0। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट के अंदर क्या है, अभी 5 है, 5 इंटू आई, आई क्या है 4, 5 4 जा 20, डन। अब i इज इक्वल टू, आई माइनस माइनस हुआ, i 4 की जगह क्या हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। i जैसे 0 हुआ तो 0 क्या है, ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल काम करता है। और लास्ट में इसका देखो रिटर्न टाइप क्या, इंटीजर है, तो मुझे इंटीजर को रिटर्न भी करवाना है, तो मैं आउटपुट को क्या करवा दूंगी, रिटर्न करवा दूंगी, मैं फैक्ट को रिटर्न करवा दूंगी, दैट्स इट। ये मेरा क्या हो गया, फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया, डन। अब ऐसे ही मुझे दूसरा है रिवर्स और पैलिंड्रोम। मैं रिवर्स का केस पहले ले लेती हूँ एंड देन पैलिंड्रोम ले लेती हूँ मैं। अच्छा, इससे पहले सम ऑफ डिजिट है, तो मैं एक दूसरा लॉजिक, लेट्स से अब इधर मैं फंक्शन नहीं लिखती हूँ, सम ऑफ डिजिट में डायरेक्टली यहाँ पे केस में लिखती हूँ। अब सम ऑफ डिजिट के लिए भी तो मुझे डिजिट एंटर करवानी पड़ेगी ना, तो मैं हर बार मुझे एक एक नंबर एंटर करवाना है, तो मैं क्यों ना इस एंटर बार बार इधर एंटर करवाने की जगह मैं इधर ऊपर ही एंटर करवा दूं, एंटर द नंबर करके, ठीक है। तो मैंने यहीं पे लिख दिया एंटर द नंबर, डन, और यूजर ने एंटर कर दिया। अब मुझे वो जो नंबर एंटर करवाया है ना उसकी सम ऑफ डिजिट करवानी, सम ऑफ डिजिट यानी लेट्स से यूजर ने एंटर करवाया 245 नंबर, तो मुझे 245 का सम करवाना है, यानी इट शुड बी लाइक 2 + 4 + 5, तो 4 और 2 6 और 6 और 5 11,
तो ये आंसर आना चाहिए इस तरह से सम ऑफ डिजिट। अगर मैंने यूजर ने एंटर करा 132 तो 3 2 5 और 1 6 आंसर आना चाहिए। तो इस तरह से लॉजिक लगाना है मुझे कि यूजर कोई सा भी नंबर एंटर करे उसकी क्या प्रिंट होनी चाहिए, डिजिट का सम प्रिंट होना चाहिए। दैट इज व्हाट द सम ऑफ डिजिट इज। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं व्हाइल लूप से करती हूँ लेट से। तो अब व्हाइल लूप क्या कहता है, सबसे पहले समझो। व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल लूप में हमको क्या देने पड़ती है, व्हाइल लूप में अपन को देनी पड़ती है कंडीशन। ठीक है, सबसे कंडीशन से पहले भी क्या देना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, और उस कंडीशन के बाद हमको क्या देना पड़ता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये 3 चीजें देनी पड़ती है। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कोई जरूरी नहीं है कि प्लस प्लस या माइनस माइनस ही हो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर किसी चीज को डिवाइड करके या माइनस करके भी कोई चीज डिक्रीमेंट हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। कोई इसके लॉजिक में मुझे मदद करेगा, सम ऑफ डिजिट के लॉजिक में? एनीवन कैन हेल्प मी? देखो, सबसे पहला मेरा काम है कि मेरे को सम करना है। सम करना है तो मैंने एक इंटीजर सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया है जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब मैं सम को 0 से क्यों इनिशियलाइज करूं, क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 से इनिशियलाइज करूंगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 0 एडेड टू एनीथिंग इट डजंट चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मैंने इनिशियलाइज किससे करा, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। नाउ अब मुझे क्या करना है, इसकी डिजिट्स का क्या करना है, सम करना है। यानी कि देखो, अगर मैं लॉजिक लगाऊं, लेट्स से 132 एक नंबर है। 132 में से सबसे पहले मुझे 2 को अलग करना है, 2 को प्लस करना है, फिर 3 को अलग करना है, 3 को प्लस करना है, और फिर 1 को अलग करके 1 को प्लस करना है। यानी मुझे तब तक अलग करना है जब तक ये 0 ना बच जाए नंबर। ठीक है, तो व्हाइल जब तक नंबर जो है वो क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है, तब तक मुझे व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करना है। अगर मैं इस नंबर को सेव करना चाहती हूँ कहीं, तो लेट से मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल ले लेती हूँ NUM करके, और उसके अंदर n को क्या कर देती हूँ, स्टोर कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने NUM के अंदर n को स्टोर कर दिया, जिससे मेरा ओरिजिनल नंबर लॉस नहीं हो। मैं केवल क्या करूँ, नम पे कैलकुलेशन करवाऊं। डन, क्योंकि वो अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले 2 को अलग करना है। तो देखो, अगर मैं डिवीजन करती हूँ, लेट से 132 को, लॉजिक लगाते हैं हम लोग, 132 को 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या आता है, 10 1 जा 10। डन, क्या बचा, 3 बचा और 2 बचा। ठीक है, 10 2 जा, सॉरी 10 3 जा 30, तो रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या बचता है, 2। तो देखो, इस तरह से मेरा 2 अलग हो गया। तो 2 को अलग करने का मैंने लॉजिक लगाया कि मैंने क्या करा, उसको डिवाइड करा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मॉड्यूलस 10। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर किससे निकलता है, मॉड्यूलस से निकलता है। अब मैंने सम के अंदर क्या लिखा, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि देखो, सम क्या है, 0 है ना। अब देखो, हमारा नंबर जो है वो इनिशियल नंबर क्या है, 132 है। 132 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यस, इट्स करेक्ट, कंडीशन इज करेक्ट, लूप में आया। रिमाइंडर के अंदर क्या आ गया, मॉड्यूलस करा तो क्या आ गया, 2 आ गया। और सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, यानी 0 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, यानी सम के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। अब मेरा नंबर क्या बचना चाहिए, डिक्रीमेंट होके 13 बचना चाहिए। तो देखो, जब मैं 10 को 132 से डिवाइड करूंगी तो है ना, मेरा ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखो 13 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने जो डिक्रीमेंट का लॉजिक लगाया है, यहाँ पे डिक्रीमेंट लॉजिक, वो क्या है, डिवाइड का है। तो नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। तो जैसे ही नंबर डिवाइड बाय 10 करा तो यहाँ पे क्या बचा, 13 बचा। अगेन लूप एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि व्हाइल लूप क्या, इटरेटिव लूप है। जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा। क्या 13 ग्रेटर देन 0 है, क्या 13 ग्रेटर देन 0 है, ये वाला चीज आएगी। अब हम लोग चेक करेंगे कि वेदर 13 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। ठीक है, तो 13 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, रिमाइंडर निकला। रिमाइंडर कैसे निकला, नंबर मॉड्यूलस 10, 13 मॉड्यूलस 10 अगर हम करेंगे तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, 3। सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, सम के अंदर क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया।
नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10, 13 डिवाइड बाय 10 क्या बचा, केवल 1 बचा। आया, अगेन लूप एग्जीक्यूट हुआ, लूप में क्या आया, अगेन लूप एग्जीक्यूट हुआ, नंबर इज ग्रेटर देन 0, नंबर अब क्या बचा है, देखो 1 बचा है, क्योंकि नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10, क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, यस, कंडीशन इज ट्रू, लूप में आएगा, रिमाइंडर निकलेगा नंबर मॉड्यूलो 10, 1 मॉड्यूलो 10, 1 मॉड्यूलो 10 में रिमाइंडर क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, सम के अंदर क्या है, 5 है, देखो इधर 5, तो 1 प्लस 5 अगर करेंगे तो सम के अंदर क्या आ गया, 6 आ गया। 13, अब नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10, नम क्या है, 1 है, 1 डिवाइड बाय 10 क्या आता है आंसर, 0, ठीक है, तो नम क्या हो गया, 0 हो गया। कंडीशन चेक हुई अगेन, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फॉल्स हो गई, 0 ग्रेटर देन 0 है ही नहीं, लूप के अंदर आया ही नहीं। ये क्या रिटर्न करवा देगा, सम, तो सम क्या है, 6 है, तो आउटपुट में क्या आ गया, 6 आ गया। दिस इज हाउ कि ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है। एनीवन इस लॉजिक में किसी को कोई डाउट है क्या, तो मैं यहाँ पे सी आउट करवा दूंगी, स्लैश एन सम ऑफ एन केस किसके अंदर स्टोर है, सम नाम के वेरिएबल के अंदर, तो ये प्रिंट करवा देंगे। एनीवन एनी डाउट टिल हियर, किसी को कोई डाउट है इस वाले प्रोग्राम में सम ऑफ डिजिट में, ओके फेयर इनफ। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब केस 2 है रिवर्स ऑफ अ नंबर, रिवर्स ऑफ अ नंबर यानी लेट से एक नंबर है 131 और लेट मी हैव अ नंबर एज 123, 123 एक नंबर है, उसको क्या करें, रिवर्स करें, उल्टा करना है, यानी पहले 3 आना चाहिए, फिर 2 और फिर 1, इस तरह का लॉजिक लगाना है। तो इस तरह के भी लॉजिक में भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3, 2 और 1 को सेपरेट तो करना ही पड़ेगा। तो लेट से मैं एक फंक्शन बनाती हूँ रिवर्स का, इंट रिवर्स करके एक फंक्शन बनाया, डन। और किसी नंबर पे रिवर्स करना है, तो लेट से इंटीजर एन नंबर पे रिवर्स करना है, डन। अब जब भी हम रिवर्स का लॉजिक लगाएंगे तो हमको यहाँ पे एक नंबर को रिवर्स को पास भी करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारा नंबर लॉस्ट ना हो जाए, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एन के अंदर नंबर को स्टोर करवाते हैं, ठीक है, तो नंबर इज इक्वल टू एन, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो लॉजिक में पास करूंगी ना, सी आउट स्लैश एन रिवर्स ऑफ एन इज, किस फंक्शन के अंदर स्टोर करवा रहे हैं हम लोग, रिवर्स नाम के फंक्शन में, तो रिवर्स नाम के फंक्शन में हम लोग क्या भेजेंगे, नम को भेज देंगे, डन। तो ये हमने क्या लिख दिया, लॉजिक लिख दिया। अब रिवर्स करना है हमको इंटीजर नंबर का, ठीक है। अब रिवर्स करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, हमको लॉजिक लगाना है सबसे पहले तो सेपरेशन का, तो अगेन कंडीशन तो वही लगेगी, जब तक एन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तब तक कंडीशन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। अब जब तक एन ग्रेटर देन 0 है, मुझे क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, तो वही इंटीजर रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मॉड्यूलस 10, डन। ये रिमाइंडर अलग हो गया। अब करना क्या है, देखो मुझे 3 को मेरी वंस, हमको सबको पता है मैथ्स में ये वंस डिजिट है ना, ये टेंस डिजिट है। अगर मुझे आगे करना है तो 3 को टेंस डिजिट पे भेजना है और 2 को वंस डिजिट पे भेजना है, ऐसा ही कुछ करना है। यानी कि हमेशा जो ऑलरेडी नंबर है, लेट से ऑलरेडी जो नंबर है वो सम नाम के वेरिएबल के पास है, ठीक है। जो ऑलरेडी नंबर है वो तो कहाँ चला जाना चाहिए, टेंस प्लेस पे चला जाना चाहिए, और जो रिमाइंडर आए वो क्या हो जाना चाहिए, फिर ऐड हो जाना चाहिए। इस तरह का लॉजिक मुझे लगाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 क्यों कर रही हूँ, लेट से जो ऑलरेडी नंबर है, ऑलरेडी नंबर क्या है, लेट से है ना 0 है, 0 इंटू 10 क्या हो गया 10, और फिर क्या आया 3, तो 10 प्लस 3 इज 13, डन। ये हो गया 13। अब मेरे को क्या करना है, 0 इंटू 10 इज 0,
0 प्लस रिमाइंडर में क्या आया 3, तो वो हो गया 3 इस तरह से। अब मेरा नंबर क्या है 123 है ना, तो 3 इधर आ गया। अब रिमाइंडर में कौन अलग हुआ 2 अलग हुआ, तो देखो ऑलरेडी सम में क्या है 3 है, 3 इंटू 10 इज 30, 30 में 2, तो देखो 2 पीछे आ गया। अगेन अब सम में आ गया 32, 32 इंटू 10 इज 320, 320 रिमाइंडर में कौन अलग हुआ 1 अलग हुआ, तो आंसर क्या आ गया 321 हो गया रिवर्स। यानी हमको क्या करना है, इस डिजिट को यहाँ पे लाना है, टेंस प्लेस पे लाना है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 10। डन। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर, और नंबर को डिक्रीमेंट करना है तो हमने लिखा नम इज इक्वल टू, sorry it should not be num, it's n is equal to n divide by 10, that's it, done। तो अब अगर मैं इसका लॉजिक देखूंगी ना, तो आप देखिए लेट से नंबर मेरा है 132, डन। रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10, 132 मॉड्यूलो 10, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 0, 0 प्लस रिमाइंडर इज 2, तो सम के अंदर क्या आ गया 2 आ गया। n equal to n divide by 10, that is equal to n is 132 divide by 10, जब इसको डिवाइड करेंगे तो केवल क्या बचेगा 13 बचेगा, यानी नंबर क्या हो गया 13 हो गया। कंडीशन चेक हुई, क्या 13 ग्रेटर देन 0 है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 3, डन। सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय 10, सम के अंदर है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू 3, तो क्या आ गया 23, सम के अंदर क्या आ गया 23 आ गया। नंबर डिवाइड बाय 10, नंबर क्या है 13 है, 13 डिवाइड बाय 10 क्या बचा 1 बचा, ठीक है। 1 इज ग्रेटर देन 0, यस 1 इज ग्रेटर देन 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या बचा 1 बचा। क्या है सम के अंदर 23 है, 23 इंटू 10 इज इक्वल टू 230, 230 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 231, तो सम के अंदर क्या आ गया 231 आ गया। 1 डिवाइड बाय 10 तो क्या हुआ 0 आया, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, क्या रिटर्न हो जाएगा सम रिटर्न हो जाएगा, तो सम क्या रिटर्न होगा 231, तो देखो रिवर्स हो गया 132 का 231, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो इधर हम लोग क्या रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न सम रिटर्न करवा दिया, दैट्स इट डन। तो ये हमारा क्या हो गया एक रिवर्स का लॉजिक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है पैलिंड्रोम का लॉजिक। अब देखो कोई अभी तक मैंने बनाया फंक्शन बनाया इंटीजर रिटर्न टाइप का, अब पैलिंड्रोम क्या होता है पहले ये समझते हैं। पैलिंड्रोम होते हैं कि अगर मैंने एक स्ट्रिंग ली 121, इसको जब मैं उल्टा करूं तो 121 ही आ रहा है उल्टा करने पर भी, तो ऐसे नंबर जिनको रिवर्स करने पे भी सेम नंबर आता है उनको बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। तो मैं इसका एक फंक्शन बना रही हूँ पैलिंड्रोम नाम से। तो सबसे पहले पैलिंड्रोम तो क्या होते हैं वो लिखते हैं, those numbers on reversing also give same, रिवर्स करने पे भी क्या देते हैं सेम नंबर, तो वो क्या देते हैं पैलिंड्रोम बोलते हैं इसको, इंग्लिश वर्ड में पैलिंड्रोम होता है। अब पैलिंड्रोम किसी नंबर का निकालना है तो मैंने इसको नंबर पास करा। अब पैलिंड्रोम में क्या आना चाहिए ट्रू और फॉल्स, कि 121 पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए मैं यहाँ पे जो डेटा टाइप ले रही हूँ वो ले रही हूँ बूल। बूल इट मींस कि बुलियन डेटा टाइप जो क्या लिखेगा या तो ट्रू लिखेगा या फिर क्या लिखेगा फॉल्स लिखेगा, ठीक है। अब हमने क्या करा अगेन लॉजिक लगाया। अब नंबर पैलिंड्रोम होने के बाद कंपेयर भी तो होना चाहिए, तो देखो पैलिंड्रोम का लॉजिक तो वो रिवर्स वाला ही लॉजिक है यही वाला, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये पूरा लॉजिक लिखने की जगह मैं क्या कर दूं रिवर्स वाले फंक्शन को ही कॉल कर दूं। तो लेट से मैंने एक नंबर लिया और उसके अंदर मैंने एक रिवर्स वाले फंक्शन को रिटर्न करवाना है मुझे, पर मेरा ओरिजिनल नंबर खोना नहीं चाहिए, तो मैं उसको नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रही हूँ, इंटीजर नम, डन। नम नाम के वेरिएबल में मेरा ये नंबर क्या हो गया स्टोर हो गया। अब मैं चेक करूंगी इफ अगर जो रिवर्स होके नंबर आया है ना, तो मैं रिवर्स वाले फंक्शन को कॉल करूंगी। इफ रिवर्स ऑफ किसका एन का, जो एन नंबर है उसका जो रिवर्स करवा रही हूं मैं, अगर वो इक्वल है किसके, रिवर्स होने के बाद भी वो नम के इक्वल रहता है, ठीक है।
अगर रिवर्स होने के बाद भी वो और n, रिवर्स ऑफ n एंड n दोनों इक्वल रहते हैं तो क्या रिटर्न करवाना है? इट्स ट्रू, है ना? तो रिटर्न व्हाट? रिटर्न 0, ठीक है। एल्स लेट्स से मैं यहाँ पे ट्रू लिख रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। एल्स में क्या रिटर्न करवाना है? अगर नहीं है इक्वल तो रिटर्न फॉल्स। डन डन। तो ये हो गया ट्रू एंड फॉल्स हो गया। अब जब पैलिंड्रोम वाला केस है, थर्ड केस जो पैलिंड्रोम वाला है, ये वाला, यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इस पैलिंड्रोम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो पैलिंड्रोम फंक्शन खुद क्या है? बुलियन है, बुलियन फंक्शन है ये। तो मैंने लिखा इफ पैलिंड्रोम, अगर जो n नंबर है, जो n पास कर रही हूं मैं, वो पैलिंड्रोम है, तो मैंने इधर प्रिंट करवा दिया, सी आउट में प्रिंट करवा दिया n इज पैलिंड्रोम। डन, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर नहीं है तो एल्स, अगर पैलिंड्रोम जो है वो नहीं आया है, ट्रू नहीं आया है, फॉल्स आया है, तो एल्स में हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे? सी आउट में n इज नॉट अ पैलिंड्रोम, वो पैलिंड्रोम नहीं है। ये होता है लॉजिक। आया समझ में? यानी हमने जो फंक्शन बनाया ना ऊपर, देखो फंक्शन बनाने का सिंटेक्स क्या होता है? फंक्शन का नाम, पैरामीटर राउंड ब्रेसेस में पास करने हो तो वो, और उसका रिटर्न टाइप, ठीक है। तो मेरे अभी तक फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर था, तो देखो मैंने इंटीजर रिटर्न करवाया था। पर अब मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है वो क्या है? बुलियन है। तो जैसे फंक्शन का रिटर्न टाइप बुलियन हो गया है, सो व्हाट आई एम राइटिंग, मैंने क्या रिटर्न करवाया? ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवाया। डन। तो ये हमारा एक पूरा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। एनी डाउट टिल हियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझसे। सी में यहाँ पे अगर मुझे बूलियन लेना, आई नीड टू राइट डाउन इंटीजर ओनली बिकॉज देयर इज नो सच बूलियन डेटा टाइप इन सी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स सेइंग C++, दैट्स व्हाई इट्स सेइंग मी एरर। ओके, सो देयर इज नो सच बूलियन वाला बूल फंक्शन होता है, पर वो लेटर ऑन अभी आप बूल डॉट एच से इंक्लूड हो सकता है, पर आफ्टर C++5 के बाद। तो यहाँ पे अगर बूल नहीं लेना है हमको, तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर लेंगे विच इज गोइंग टू इक्विवेलेंट टू 0 जो होता है उसको हम लोग मानते हैं फॉल्स। तो मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू की जगह 1 रिटर्न करवाऊंगी, ठीक है, एंड रिटर्न फॉल्स की जगह मैं 0 रिटर्न करवाऊंगी, ठीक है। तो चॉइसेस में मैं यहाँ पे दे दूंगी डन। अब इसको एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, स्टेटमेंट मिसिंग, सी सेमीकोलन नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स सेइंग द स्टेटमेंट मिसिंग। सेमीकोलन लगाएंगे हम लोग इधर, देन अगेन सेकंड स्टेटमेंट मिसिंग, ये वाला है। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, ठीक है ना। स्टेटमेंट मिसिंग, यहाँ पे सेमीकोलन वाला स्टेटमेंट ये 2 जगह पे मिसिंग है, वन इज ओवर हियर एंड अनदर वन हियर।
नाउ एग्जिट शुड हैव अ प्रोटोटाइप. सो करेंटली मैं इसको एग्जिट देखिए, तो एग्जिट 0 में जो एरर था उसके लिए हमने हेडर फाइल ऐड कर दी stdlib.h और उस एरर भी चला गया. नाउ लेट मी कंपाइल द प्रोग्राम. देखो, एंटर योर चॉइस बोल, एग्जिट एंटर योर चॉइस बोल रहा है. तो लेट से मेरी पहली चॉइस एंटर करी, एंटर द नंबर. मैंने एंटर करा 12, तो उसने सम ऑफ डिजिट क्या दे दिया, 3 दे दिया. इट्स वर्किंग फाइन और टर्मिनेट हो गया. अब लेट से मैं इसको टर्मिनेट नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसको तब तक एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ जब तक मेरा है ना प्रोग्राम क्या नहीं हो, बंद ना हो. मतलब मैं इसको फोर्सफुली एग्जिट नहीं करूं. तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूंगी वाइल ट्रू. वाइल ट्रू माने कि तब तक चलाते रहो. वाइल ट्रू इट मींस वाइल 1. तब तक चलाते रहो जब तक आप फोर्सफुली क्या नहीं दे रहे हो, कंडीशन को फॉल्स नहीं दे रहे हो. तो मैंने वाइल 1 का प्रोग्राम दे दिया इसको. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है वो, एंटर योर चॉइस. लेट से मेरी पहली चॉइस है एंटर द नंबर 132. सम ऑफ डिजिट इज 132 इज 6. एंटर योर चॉइस. लेट से रिवर्स करवाना है मुझे, 132 का ही रिवर्स करवा रही हूँ मैं. 132 का रिवर्स हो गया 231. मुझे पैलिंड्रोम चेक करना है तो मैंने थर्ड डाला 132. देखो 132 इज नॉट अ पैलिंड्रोम. अब लेट से मुझे अगेन पैलिंड्रोम चेक करना है तो मैंने 121 का पैलिंड्रोम डाला. 121 इज अ पैलिंड्रोम. डन. अगेन मेरे को फैक्टोरियल निकालना है तो मैंने फोर्थ चॉइस डाली. फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज, लेट से 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6. अब मैंने लेट से 6 चॉइस है ही नहीं और 6 डाल दी तो उसने बोल दिया एंटर द नंबर. रॉन्ग चॉइस. ये रॉन्ग चॉइस है, आपको ये चॉइस डालनी नहीं थी. मेरे को एग्जिट करना है, मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया. 5 के बाद भी वो एंटर द नंबर क्यों बोल रहा है बार बार, क्योंकि मैंने एंटर द नंबर नीचे लिया है तो इसीलिए. तो ये एंटर द नंबर जो है वो हम लोग लेट से वाइल के बाहर ले लेते कि मेरे को एक ही नंबर पे क्या करनी है, सब चीजों को एडिट करना है. तो आई हैव कट इट ओवर हियर और मुझे ये चॉइसेस वाइल के बाहर यहाँ पे लेट से मैं पेस्ट कर देती हूँ. डन. तो ये मेरा पूरा क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया. ठीक है, तो हमने इस प्रोग्राम में क्या क्या सीख लिया, हमारे स्विच केस सीख लिए हैं. ठीक है, फंक्शंस बनाना सीख लिए, वाइल लूप सीख लिए और डू वाइल लूप हो गया. फाइन, वन मोर लूप बचा, डू वाइल लूप. डू वाइल लूप जो होता है वो वाइल लूप से एक एक्स्ट्रा चलता है. ठीक है, तो डू वाइल में क्या होता है, अगर मैं इधर ही है ना डू वाइल लिखना चाहूंगी इसी फंक्शन में लेट से, तो डू वाइल में क्या होगा कि वाइल लूप से एक एक्स्ट्रा चलेगा डू वाइल लूप. डू वाइल लूप में इधर होगा डू. ठीक है, लूप चलेगा पूरा और फिर वाइल कंडीशन चेक होगी. ये डिफरेंस होता है डू वाइल और वाइल लूप में. अदरवाइज लॉजिक वो जो प्रोग्राम राइटिंग कोड है वो पूरा क्या रहेगा, सेम रहेगा. सो फॉर लूप हो गया हमारा, वाइल लूप हो गया. वाइल लूप भी कौन सा एंट्री कंट्रोल लूप है, एंट्री पे कंडीशन चेक हो जा रही है. अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमको क्या करना है, वो लूप के अंदर आएगा ही नहीं. वाइल लूप तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी बार एग्जीक्यूट होगा वो फिक्स नहीं होगा. वाइल ट्रू होगा तो वो इनफाइनाइट लूप होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. डू वाइल लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है. क्यों, क्योंकि एक बार तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लूप बॉडी के अंदर आएगा ही आएगा, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी. दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप. तो ये पूरा हमारा आज का हो गया कवर अप. हमने क्या क्या पढ़ लिया है, व्हाट वी हैव डन. हम लोगों ने फॉर लूप पढ़ा है, वाइल लूप पढ़ा है, डू वाइल लूप पढ़ा है. डू वाइल और ये वाइल लूप में एक ही अंतर है कि वाइल लूप कंडीशन ट्रू होगी तो ही एग्जीक्यूट होता है. डू वाइल एक एक्स्ट्रा टाइम एग्जीक्यूट होता है. क्यों, क्योंकि उसमें कंडीशन लेटर ऑन चेक होती है. और हमने इफ एल्स पढ़ा है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो कंडीशन को चेक करता है. तो दिस मैनी थिंग्स, आज हमारा ये एजेंडा जो है वो कवर अप हो गया. एज वेल एज हमने क्या पढ़ा है, फंक्शंस पढ़ा है.
ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली फंक्शंस होते हैं किसी काम को करने के लिए जो लॉजिक लिखना होता है उसको हम लोग प्रोग्राम में ना लिख के फंक्शंस बना देते। क्यों? क्योंकि फंक्शंस को हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। हम लोग फंक्शंस को बार बार क्या करेंगे? रीयूज। जब भी मुझे चाहिए, अब जैसे अब मुझे पैलिंड्रोम के फंक्शन को रिवर्स वाले फंक्शन, देखो मेरे इस प्रोग्राम में ये जो रिवर्स वाला फंक्शन था यहाँ पे, ये रिवर्स वाला फंक्शन, इसको मैंने रीयूज करा पैलिंड्रोम वाले फंक्शन में। तो फंक्शंस को हम लोग क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं बार बार जहां हमको नीडेड हो। फंक्शन लिखने का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? फंक्शन लिखने का सिंटेक्स में आता है डेटा टाइप, जो भी आपको रिटर्न करवाना वो, ठीक है, और आई कैन से रिटर्न टाइप। इंस्टेड ऑफ डेटा टाइप मैं कह सकती हूँ रिटर्न टाइप, कि जिस भी प्रकार की, इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट, डबल है तो डबल, बूलियन है तो अगेन इंटीजर। फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन का नाम होगा वो, यहाँ पे अगर पैरामीटर्स देने होंगे तो लिखना, नहीं देने होंगे तो नहीं लिखोगे। देन फंक्शन का लॉजिक, जो भी फंक्शन में आपको लॉजिक देना है वो, और फिर उसके बाद अगर फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो रिटर्न स्टेटमेंट। अगर फंक्शन वॉइड टाइप का है, वॉइड मतलब होता है खाली, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो वॉइड में कभी भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आता है फंक्शंस के अंदर। तो ये आपका यूनिट 2 का मेजर एंड हो गया। इसमें यूनिट 2 में फंक्शंस में अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, पर वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगी वंस हम लोग काफी ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ लेंगे उसके बाद। सो एनी क्वेश्चंस टिल हियर?